दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप रावत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसी शख्सियतों से मिलाते हैं जो समाज के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही खास मेहमान हैं प्रताप सिंह बिष्ट जी, जो उत्तरकाशी से हैं और एक तिबार नाम से वहाँ पर एक संग्रहालय को संचालित करते हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता शिक्षक रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षक थे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किए हैं। प्रताप सिंह बिष्ट जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद रावत जी। सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं शिक्षक के रूप में रहा और मेरी सेवानिवृत्ति प्रधानाचार्य पद से हुई। 2010 में मेरे मन में विचार आया कि मैं कोई नया काम शुरू करूं, तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं उत्तरकाशी में कोई स्विमिंग स्कूल नहीं है, तैरने का स्कूल नहीं है, तो मैं एक स्विमिंग स्कूल की स्थापना करूं ताकि बच्चों को तैरना सीख सकें बच्चे। लेकिन कुछ दिनों में ही मेरी ये धारणा बदल गई। मैंने कहा इससे एक आर्थिकी का लाभ तो हो सकता है, पर मैं अगली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी के लिए क्या कोई एक विरासत के रूप में कुछ छोड़ सकता हूँ। तो तुरंत मेरे मन में विचार आया कि मुझे एक संग्रहालय की स्थापना करनी चाहिए और जो हमारी पारंपरिक शिल्प है और जो हमारी पौराणिक और पारंपरिक वस्तुएं हैं जो अब लगभग विलुप्ति की कगार पे है, तो उनको मैं संग्रह करूं। तो 2010 में तो ज़रूर मेरे मन में विचार आया, लेकिन मैं सेवा में था। 2017 में सेवानिवृत्त हुआ और 2017 से लेकर के अभी बैसाखी में 2024 में 13 अप्रैल को मेरे संग्रहालय का शुभारंभ हुआ। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो प्रसिद्ध लोक गायक हैं, वो आए थे शुभारंभ के अवसर पर। तो 6 साल मुझे लग गए सेवानिवृत्ति के बाद इस काम में, उसके निर्माण करने में और उसको उन चीज़ों को इकट्ठा करने में। अभी मेरे संग्रहालय में लगभग 330 प्रकार की वस्तुएं हैं और उनमें से बहुत सारी वस्तुएं इस ढंग की हैं जो कि अब लगभग विलुप्ति की कगार पर है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं प्रताप संग्रहालय और तिबार, जो हमारा पारंपरिक शिल्प है और हमारा कितना समृद्ध पारंपरिक शिल्प था, ये वो तिबार को देख करके, जो पुराना हमारा शिल्प था वो बहुत समृद्ध था और वो इसीलिए मैंने उसका नाम दिया है प्रताप संग्रहालय तिबार उत्तरकाशी, ताकि जो हमारी भावी पीढ़ी है और हमारी वर्तमान पीढ़ी भी, तो हमारी क्या पुराने औजार थे, किस ढंग के हमारे गहने थे, किस ढंग के हमारे कृषि यंत्र थे, किस ढंग के पुराने सिक्के हुआ करते थे और किस ढंग के हमारे घरेलू औजार हुआ करते थे, किस ढंग के हमारे वाद्य यंत्र थे, किस ढंग के हमारे आभूषण थे और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। बता पाएंगे आप कि आपके संग्रहालय में जो चीज़ें हैं जो आपने संरक्षित की हैं, उनके नाम अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएँ, जिससे हमारे दर्शक भी जान पाएँ कि हमारी ये जो चीज़ें हैं, ये पारंपरिक जो धरोहरें थे, ये विलुप्त के कगार पे हैं। तो कुछ अगर आप संक्षिप्त में कुछ नाम बताना चाहिए तो आप जरूर बताइए। जरूर रावत जी। जैसे कृषि यंत्रों में अभी हल है, जोल है, मैया है, लेकिन जो भीमल के सेलू से, भीमल के रेशे से जो चीज़ें तैयार होती थी, जैसे कुरना है, गिंजारा भी कहते थे उसको, और खाबल है, और इसके अलावा जो बैलों के लिए जो जब हम हल चलाते थे उसके लिए सिन्ना हो गया, नाड़ा हो गया, दावा हो गया, ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अब भीमल से तैयार नहीं होती है या बहुत दुर्लभ हैं, कहीं वो दिखती नहीं हैं। तो वो सारी वस्तुएं भी मैंने वहाँ पे इकट्ठी की और कृषि संबंधी विभिन्न जो यंत्र और उपकरण हैं वो भी। इसके अलावा जो औजार हैं हमारे पुराने, जैसे भड्डू हो गया, कांसी की थाली की प्रकार हो गए, कटोरे के प्रकार हो गए, करछुओं के प्रकार हो गए, तो वो इसके अलावा जो फुचुल्टा होता है, गागर होता है, बंटा होता है और बहुत सारी जो बर्तन हैं, हमारी परोठी, विभिन्न प्रकार की परोठियाँ, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर हैं। और कई चीज़ें जैसे कठेला होता था जिस पे तम्बाकू बनाया जाता था, दुनेटा होता था, जब हमारे पास चक्की नहीं थी तब हम तेल जो निकालने का कार्य किया जाता था उस दुनेटे के माध्यम से किया जाता था।
तो इस ढंग की बहुत सारी। एक और चीज़ ओटावा, जिसकी जानकारी बुजुर्ग लोगों को भी नहीं है और बहुत कम लोगों को होगी, चरखे से पहले का एक, जो मेरी माँ जी बताती थी कि मेरे दादाजी कपास पैदा करते थे और उस ओटावा से कपास काट करके स्वयं कपड़ा तैयार करते थे। वो ओटावा भी मेरे संग्रहालय में है, जो कहीं देखने को मैंने कहीं देखा नहीं उसको, उसके अलावा। और जो लोग भी, बुजुर्ग लोग भी आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने भी नहीं देखा इसको। बहुत चंद लोग ही उसके बारे में जान सकते हैं, बता सकते हैं। बिश जी, ये बताइए कि जो संग्रहालय आपने बनाया, पारंपरिक चीज़ों को, हमारी परंपरागत जो चीज़ें हैं उनका आपने संग्रहण किया, क्यों मतलब आपने इन चीज़ों को ही चुना? कोई और चीज़ भी आप चुन सकते थे, जैसे आपने बताया कि आप स्विमिंग स्कूल खोलना चाहते थे। क्यों आपका फोकस था कि आपको इन्हीं को संग्रहित करना है और लोगों को दिखाना है ये हमारी धरोहर है? मेरा ये मानना है कि हमारे कर्तव्यों की डोर पितरों से लेकर वंशजों तक फैली हुई है और एक राष्ट्र के रूप में हम संस्कृति को विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। प्रताप संग्रहालय और तिवार के माध्यम से मेरा ये उद्देश्य था और मैं ये चाहता था कि भावी पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को उन विलुप्त होने वाली वस्तुओं से मैं रूबरू करा सकूं और इस दुनिया से जाना तो अटल सत्य है। मैं 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूं, तो इसलिए ये विचार भी आता है। लेकिन मैं इस दुनिया से जाने से पहले क्या एक विरासत के रूप में अपनी भावी पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ सकता हूं जिनका उन्हें ज्ञान नहीं है, जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं। यहाँ संग्रहालय में आकर के वो उसको देखें, उसकी जानकारी हासिल करें। दूसरा मेरा उद्देश्य ये भी था कि हमारी उत्तराखंडी जो विरासत है, जो पारंपरिक वस्तुएं हैं, जो संस्कृति है, वो देश विदेश के लोगों को भी उसकी जानकारी हो और हमारे उत्तराखंड के लोग भी अपनी जड़ों से जुड़ सकें कि हमारे क्या क्या चीज़ें थी, हमारी क्या सुविधाजनक, किन किन चीज़ों का हमारे पूर्वज प्रयोग करते थे, उनका उपयोग किस ढंग से किया जाता था। तो उन चीज़ों से वो जुड़ सके, अपने जड़ों से जुड़ सके और उत्तरकाशी आकर्षण का भी एक प्रमुख केंद्र बन सके। देश विदेश के लोग आएँ, वो संग्रहालय को देखें और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति से, हमारी देश की संस्कृति से भी रूबरू हो सकें। उसमें जैसे पेंटिंग भी हैं, कुछ इस ढंग के ऐतिहासिक फोटोग्राफ्स हैं, जैसे दुनिया की पहली कार, दुनिया की पहली मोटरसाइकिल, दुनिया का पहला एक्सरे, इनका सब फोटोग्राफ्स है। जो पहला नोट जारी हुआ था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा जारी हुआ था 1777 में। ये सब इस ढंग के फोटोग्राफ्स भी हैं जो हमें वो बहुत सारी चीज़ें जो देखी नहीं है हमारी भावी पीढ़ी ने, तो उसको देख सकें कि क्या क्या चीज़ें थी पेंटिंग के माध्यम से भी। और जो हमारे महापुरुष हैं गढ़वाल के भी, कुमाऊँ के भी, तो उनके बारे में भी, उनकी पेंटिंग्स भी लगी है, उनके बारे में जान सकें। और कुछ हमारी जो इस ढंग की पेंटिंग्स भी हैं जो मतलब सौंदर्य बोध कराती है, इस ढंग की। जैसे आपने बताया कि आपका जो संग्रहालय है, हमने देखे भी हैं, बहुत सारी तस्वीरें देखी, वीडियो देखी हैं। उस संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें रिंगाल से बनी हुई हैं और जैसे बदलता दौर है, समय बदल रहा है, प्लास्टिक रिंगाल की जगह लेते जा रहा है। आप देखते रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे रोज़मर्रा की यूज की चीज़ें, प्रयोग की चीज़ें थी जो उनकी जगह अब प्लास्टिक ने ले ली। तो किस तरह से हम इनको संग्रहित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं या नई पीढ़ी तक अपने रिंगाल को पहुंचा सकते हैं, उस दिशा में किस तरह से कदम बढ़ाए जा सकते हैं, कैसे काम किया जा सकता है? जी रावत जी, आपने जो बात कही रिंगाल के द्वारा भी और सेलू के द्वारा भी, जैसे सेलू से मैंने खाट का एक नमूना बना है। अब कहीं सेलू की खाट का नमूना नहीं मिलता है, अब जो मिलता है वो प्लास्टिक का बना हुआ मिलता है और विभिन्न प्रकार की चीज़ें। रिंगाल से जैसे मुरेटा बनता था, वो मुरेटा भी मेरे संग्रहालय में है। तो ये चीज़ें जो हमारे यहाँ जो चीज़ें जिसका जो हम रॉ मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं, जो चीज़ें आसानी से हमारे उत्तराखंड में उपलब्ध हो सकती है, तो हम उनका किस किस ढंग से उनका प्रयोग करते थे, किस किस ढंग से उसका उपयोग करते थे। तो ये रिंगाल के माध्यम से भी, जैसे मुरेटा हो गया, और सेलू के माध्यम से भी मैंने ये प्रयास किया है कि वो चीज़ें जो पहले हमारे लिए बहुत सुविधाजनक थी, उपयोगी थी, तो उन चीज़ों को संग्रहालय में रख करके लोग उनकी जो उनका क्या उपयोग है और हम अपने स्थानीय जो हमारी चीज़ें उपलब्ध होती थी उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो ये उसमें रखा है। एक खिड़की मेरे यहाँ इस ढंग की है कि जो 150 साल पुरानी है जी। इस ढंग की खिड़की भी है और वो ये बताती है, वो खिड़की ये प्रदर्शित करती है, वो संग्रहालय में इस ढंग इसलिए रखी है कि 150 साल पहले भी हमारा जो वास्तुशिल्प था
हमारी पारंपरिक जो शिल्प था वो कितना समृद्ध था, और वो कितना लोग किस ढंग की कारीगरी उस टाइम करते थे जब मशीनों का युग नहीं था, केवल हाथ से बनाते थे, कितनी मेहनत लगती होगी और कितने अच्छे ढंग से वो बनाते हैं। तो उसका एक नमूना भी 150 साल पुराना हमारा वास्तु का एक शिल्प, एक नमूना भी वो प्रदर्शित करता है कि हमारा वास्तु कितना समृद्ध था। आपके संग्रहालय में बिश जी हमने देखा कि आजकल जैसे लीटर, किलो या इस तरह की चीज़ें, नाप जोख की जो चीज़ें हमारी हैं, परंपरागत चीज़ें आपके पास रखी हुई हैं, दोना, पाथा, जिस तरह से नई पीढ़ी को संभवतः इन चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। अगर आप कुछ बता सकें संक्षिप्त में कि नाप तोल के हमारी जो चीज़ें थी वो क्या थी और क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी। रावत जी, आपने नाप तोल की बात की, क्योंकि पुराने ज़माने में ये किलो का प्रचलन नहीं था और हमारी वस्तु विनिमय होता था एक, और उसके साथ साथ जब हम कोई भी चीज़ खरीद फरोख्त होती थी या लेना देना जब करते थे तो एक तो वस्तु विनिमय होता था। तो उसके लिए मेरे पास, मेरे संग्रहालय में लकड़ी से बनी हुई, तांबे से बनी हुई और पीतल से बनी हुई पाथा होता था। पाथा 2 किलो का होता था, तो 2 किलो का पाथे से चलता था, पर जब हम आज के हिसाब से उसको नापते हैं तो लगभग 2 किलो का होता है। तो मेरे यहाँ तांबे का भी है, लकड़ी का भी है और पीतल का भी है, जो पहले से चले आ रहे हैं। तो पाथा हो गया, शेर हो गया, तांबी हो गया, तो ये चीज़ें हैं कि हम इनको तोल नाप के रूप में इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा मैं एक और दूर संचार की बात करता हूँ। हमारे यहाँ मेरे संग्रहालय में ये घड़ी है जो लगभग 100 साल पुरानी है। एक घड़ी है जिसका मैंने भी प्रयोग किया 1971 से लेकर के 2015 तक, 46 साल का उसमें डे टू डे कैलेंडर है। 46 साल का एक एक दिन का कैलेंडर उस घड़ी में है। 2015 तक मैंने उसको प्रयुक्त किया। अब मेरे संग्रहालय में शटर वाला टीवी है, शुरुआती दौर में आया। यूँ घुमाने वाला जो होता है टेलीफोन लैंडलाइन का, वो वाला है, फिर बाद वाला है। और इस ढंग से फिर दुर्नेटा है। दुर्नेटे के साथ साथ जो हमारी चक्की वाला जो काम होता था, जांदरा जिसको कहते थे, वो है, सिलोटा है। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा गैस हैं जो पुराने ज़माने में जब रोशनी के लिए शादी बारात में या और जो कार्य होते थे उसमें उसका गैस का प्रयोग किया जाता था। पुराने किस्म के लैंप है जो पीतल के लैंप से लेके और उसके बाद चिमनी वाले और फिर और ढंग के टिन वाले लैंप, वो सारे हैं। लालटेन है। और इसके अलावा जो सिक्के मेरे पास उपलब्ध हैं वो मुगल कालीन सिक्के हैं जिन पे कोई सन नहीं है, जिनको दमड़ी, दैला, बिंदी कहा जाता है। ढेला जैसे एक प्रचलन में भी कि तुम्हारे पास ढेला भी नहीं है, तो उनमें कोई सन नहीं लिखे हैं, वो तांबे के हैं। और वो निशान से जो उन पे मोहर लगी रहती है, निशान जो बने उससे उसको पहचाना जाता था। उसके बाद तांबे के सिक्के मेरे पास बहुत सारे हैं अलग अलग। उसके बाद चांदी के जो रुपए हैं वो 1878, 1885, 1904, 1947 तक इस ढंग के। चांदी की अठन्नी है, चांदी की चवन्नी है। फिर वो पैसे का प्रचलन तांबे में उसमें आया, पीतल में वो पीतल के पैसे हैं। तो बहुत सारा इस ढंग का संकलन जो सिक्कों का भी मेरे पास उस संग्रहालय में उपलब्ध है। एक जो मैंने आपके संग्रहालय की एक जो खास चीज़ देखी वो आप संग्रहालय के भीतर नहीं, संग्रहालय के बाहर है, जो तिवार आपने बनाए हैं जिसको तिवारी हम कहते थे। तिवारी बनाने का ही आपने क्यों सोचा? आप ऐसे कुछ और भी बना सकते, तो आपने तिवारी को ही क्यों चुना? क्योंकि हमारे पुराने समय में जो लोग थोड़ा समृद्ध होते थे या जो संसाधन युक्त लोग जो होते थे, तो उनको अच्छे घर बनाने का शौक़ था और वो घरों में दीवार बनाते थे। हालांकि जो मैंने देखा कि पुराने ज़माने में जो दीवार बनी है उनकी थोड़ा ऊंचाई कम होती थी, तो उसका कुछ कारण ये भी रहा होगा कि चूँकि हमारे घर नीचे होते थे और वातावरण मौसम के हिसाब से पहाड़ों में ठंड भी ज़्यादा होती थी, तो वो और बहुत बढ़िया वास्तुकला के वो नमूने जिनका लोगों ने लकड़ी फाड़ करके उनका दुरुपयोग कर दिया, पुराने हो गए, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं की, उनका रख रखाव नहीं किया, तो अब बहुत कम दीवार देखने को मिलती है। कहीं कहीं पे अब भी मिलती है और ख़ासकर मंदिरों में भी वो सिर्फ हमें देखने को मिलता है कई जगह। लेकिन मैं जब देखता था तो मैं बड़ा आकर्षित होता था। मैं कलाकार न होते हुए भी हमेशा मेरी रुचि मुझे हमेशा चित्रकारी और वास्तुशिल्प हमेशा आकर्षित करता रहा है जीवन भर। तो मैंने वो, चूँकि मेरी रुचि थी और वो चीज़ें मुझे आकर्षित करती थी,
तो मैंने जो अपने यहाँ दीवार बनाई, भले अब दीवार के मिस्त्री मिलना बहुत मुश्किल हैं, बहुत पुराने लोग कुछ चंद बचे हैं, तो मुझे उस काम को करने में 6 वर्ष लग गए, उसको बनाने में और संग्रहालय को इस रूप देने में। लेकिन मेरी जो दीवार बनी हुई है वो दीवार मैंने इतनी बड़ी बनाई कि आदमी यदि उसके अंदर प्रवेश करता है तो कहीं पे उसका सर न लगे, ऊंची थोड़ा सा मैंने उसको दिया है। और चूंकि मैंने कहा कि चित्रकारी और वास्तुशिल्प मेरे आकर्षण का केंद्र रहा है, मेरी रुचि का विषय रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो बनना चाहिए। और उत्तरकाशी मुख्य शहर में जो दीवार है वो एकमात्र दीवार केवल प्रताप संग्रहालय में या मेरे यहाँ बनी हुई है, तो मैंने उसको इसलिए संग्रहालय, प्रताप संग्रहालय और दीवार का नाम उसको दिया है। ताकि बीस जी, आप दीवार के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश लोगों को देते रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण में किस तरह से आपकी रुचि जगी, और आप पहले आंदोलन भी शायद कर चुके हैं पर्यावरण के लिए, क्या कुछ था वो लोगों को बताएं कि किस तरह से हम पर्यावरण को बचाना चाहिए। मेरे जीवन में मेरी कुछ विरोधाभास भी मैं कह सकता हूँ। सरकारी नौकरी में होते हुए बड़ी बंदिशें रहती है, पर लेकिन मैंने उन बंदिशों का भी कभी कभी उन बंदिशों को भी तोड़ा है। जैसे मेरा ये, मैं देखता था गांव में कि शादी होती थी तो लोग चीड़ के 4-4 पेड़ काट के ला रहे हैं, तब उसकी बेदी बन रही है। तो मैंने गांव वालों को ये संदेश दिया कि भाई चीड़ का पेड़ जब वो कट गया और अपनी जड़ से अलग हो गया तो उसमें कोई जीवंता नहीं है, वो मृत हो गया समझो। तो वो जब तक खड़ा है तब तक हम उसको चेतन अवस्था या जीवंत मान सकते हैं। तो मैंने गांव वालों को ये समझाने का प्रयास किया कि हम चीड़ की 4 टहनी, ताकि हमारा पेड़ भी साबुत रहे, पर्यावरण को भी नुकसान न हो, और चीड़ की हम 4 टहनी लाएं और जो संकेत रूप में हम करते हैं उनको खड़ा कर दें, तो हमारा जो है वो। और दूसरा, उस समय क्या होता था कि जैसे लौकी है या कद्दू है तो उसके लिए भी लोग पेड़ काट लेते थे, छोटे छोटे पेड़। बिल्कुल, एक बड़ा पेड़ होना था, उसने जो फ़ायदा देना था वो छोटे पेड़ काट दिए तो फ़ायदा कहाँ से मिलेगा, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। और उस पेड़ से जो हमें फ़ायदा मिलना था लंबी उम्र से उसके, वो नहीं मिल पाता था। तो मैंने लोगों को कहा कि ये काम टहनी से हो सकता है, हमारा पेड़ भी बच जाएगा और टहनियों का यहाँ उपयोग हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने अपनी सेवा काल में ही, गर्मियों की छुट्टियों में, मैंने 1991 में 36 घंटे का उपवास किया जंगल के बीच में, ताकि लोगों के बीच में जागरूकता आए। 36 घंटे मैंने जंगल के बीच में बिताए और मैं श्री सुंदरलाल बगुणा जी के बड़े निकट रहा। उनसे मेघा पाटेकर जी से भी मिला, कई लोगों से, जंगली जी से भी मिला और कई लोगों से, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी से भी मिला। तो वो जो श्री सुंदरलाल बगुणा जी ने तो एक बार आह्वान किया था मंच से कि मुझे प्रताप सिंह बिष्ट जैसे नवयुवकों की आवश्यकता है, पर मैं चूंकि मेरी परिस्थिति थी, नौकरी छोड़ नहीं सकता था। लेकिन वो मेरे गांव में आए, उन्होंने मीटिंग ली। जब मैंने 36 घंटे का उपवास लिया उससे पहले उन्होंने लोगों को समझाया, तो स्वयं मेरे गांव में आकर रात्रि निवास किया, लोगों को उन्होंने समझाया। तो मेरा ये प्रयास रहा कि हम पर्यावरण को, लोगों को जागरूक करें, और उसका बड़ा फर्क पड़ा। केवल हमारे गांव में, आसपास के क्षेत्र में उसका बड़ा फर्क पड़ा कि लोगों ने फिर वो चीज़ को समझा और टहनियों का प्रयोग करना शुरू किया। पेड़ काटना लगभग बंद हुआ उस टाइम। बीस जी, अगर हमारे कई लोकगीतों में इन चीज़ों को संरक्षित करने की, और जो भी चीज़ें आपके संग्रहालय में रखे हैं, इनका सबका कहीं ना कहीं जिक्र है। अगर कोई आपको ऐसा कोई लोकगीत याद हो और 2 लाइनें आप बता पाएँ। मैं गीत का तरफ, मैं कभी गीतकार नहीं रहा, और वो गीत का तो मुझे कोई याद नहीं है कि इस ढंग का कोई मुझे याद हो। मैंने उस ढंग से, मेरा जो गाने गुने की वो रुचि नहीं रही, या मेरे में योग्यता प्रतिभा नहीं है तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा जो गाने का कुछ रहा। तो इस ढंग का एक संग्रहालय का संचालन करने के साथ में आप उससे पहले शिक्षक थे और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता आप रहे हैं। जी जी। तो ये पहलू भी अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। आपने अभिनव प्रयोग भी उत्तरकाशी में किया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो किस तरह से आपने वो किया था और बच्चों को कैसे उसमें सफलता मिली? जी। मेरा, जब मैं शिक्षक रहा तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि मैं बच्चों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ। मैं कार्यक्रम अधिकारी भी रहा, एनसीसी अफसर भी रहा, सीसीआरटी के द्वारा भी 48 दिन का एक प्रशिक्षण मैंने दिल्ली में प्राप्त किया। कई वर्कशॉप में मुझे बंगलोर में जाने का, उदयपुर में जाने का, कई जगह मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला एनसीसी अफसर के रूप में भी। तो मैंने
हमेशा ये प्रयास करता था कि बहुत समर्पण भाव से और कर्तव्यनिष्ठता के साथ मैं अपने कार्य को पूरा करूं। अब मैं एक नमूना आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब मेरा प्रधानाचार्य में मेरी प्रोन्नति हुई तो मेरे दिमाग में आया, यार मैं क्या कुछ नया कर सकता हूं। मैंने पहले साल देखा कि मैंने अपने सारे अध्यापकों को लगाया, बहुत प्रयास किया, लेकिन परीक्षा फल में सुधार नहीं हुआ। तो मैंने सारे गार्जियंस को बुलाया, अभिभावकों को, कि मैंने इतना प्रयास किया। इवन जो गरीब बच्चे थे मैं उनको किताब ला करके अपनी तनख्वाह से देता था, कॉपी देता था, सबको मैंने बोला सब कॉपी पे जिल्लत लगे, ये करेगा, काफ़ी उनको कोशिश की, सारे अपने अध्यापकों को लगाया, लेकिन बहुत सुधार जब नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा, अभिभावकों ने, मैंने कहा क्या बात है। उन्होंने कहा साहब ये बच्चे तुम्हारी डर के मारे ये गृह कार्य तो कर लेते हैं। मैंने कहा जब हम काम देते हैं तो काम कर कर लाते हैं बच्चे, तो कई ये गृह कार्य तो करते हैं, बाकी टीवी देखते रहते हैं या क्रिकेट देखते हैं, तो रात को पढ़ते नहीं। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया, मैंने अपने पैसे से और अपने संसाधनों से, मेरे विद्यालय अलग जगह पे था, वहाँ पे व्यवस्था इतनी थी नहीं, तो मैंने एक गांव में लोगों से संपर्क किया। और संपर्क करने के बाद सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि केवल जब मैं वहाँ प्रधानाचार्य बन गया 27 दिन के अंदर, उस पे ज़मीन नहीं थी विद्यालय पे, तो मैंने करीब 17 नाली ज़मीन की रजिस्ट्री कराई विद्यालय के नाम पे, लोगों को समझा बुझा करके। उसके बाद जब मेरे मन में आया तो मैंने गांव वालों से बातचीत की और गांव वालों का सहयोग लिया और बर्तन इकट्ठे किए गांव में, गांव वालों से कमरे मांगे। और मैंने दिन में विद्यालय चलता था 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, और उसके बाद मैंने 3 बार अपने अध्यापकों की मीटिंग ली कि मैं रात्रिकालीन कक्षाएं चलाना चाहता हूं। तो मेरे अध्यापक, मैंने कहा कोई दबाव नहीं है, पर मेरे 3 बार की मीटिंग में एक अध्यापक ने ये नहीं कहा, और इवन मैडम लोगों ने भी, कि सर हम आपके साथ हैं और हम रात को पढ़ाने आएंगे दिन की ड्यूटी के साथ साथ। फिर मैंने गांव वालों से राशन, अपनी वो को एजुकेशन था हमारे यहाँ, लड़कियां भी थी लड़के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं एक अपने अधिकारी पे गया, वो बहुत अच्छे आदमी थे। जब मैंने उनसे ये बात की कि मैं इस ढंग से करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को बोला, देखिए बीसी तुम कर तो बहुत अच्छा रहे हो, कोई एजुकेशन है, कोई बात हो जाएगी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, और ये काम जो तुम कर रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि ये तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन यदि कुछ बात हो गई तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और यदि मेरे को पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा मेरे नॉलेज में नहीं। मैंने कहा सर अच्छा करते करते यदि बुरा भी हो जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, और ठीक है जब यदि ऐसी कोई बात होगी तो आप अपना स्टेटमेंट देना, पर मैंने आपके, चूँकि मेरे अधिकारी हैं तो आपके संज्ञान में मुझे ये बात लानी थी, मैंने लाई। उसके बाद मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले पे भरोसा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मैंने राशन की व्यवस्था की, उनके लिए कमरे की व्यवस्था की, फिर वहाँ लाइट की व्यवस्था की, और खाना बनाने की व्यवस्था, मैं स्वयं भी खाना बनाता था, जो सच बात है, और स्वयं भी पढ़ा था, और हमेशा रात्रिकालीन, दिन के अलावा रात्रिकालीन कक्षाएं चलाए, खाना उनके लिए बनाना, दूसरे गांव के बच्चे भी थे, दूसरे थे, उनके लिए खाना तैयार करना, पहले उनको खाना खिलाना, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। मैंने क्या किया कि अलग अलग सब टीचरों को एक साथ नहीं, 4 दिन गणित वाले को बुला रहा हूँ, 4 दिन अंग्रेजी वाले को बुला रहा हूँ, 4 दिन हिंदी वाले को बुला रहा हूँ, 4 दिन होम साइंस वाले को बुला रहा हूँ, या अलग अलग जो भी। और मैंने वो रात्रिकालीन कक्षाएं चलाए 8 बजे से 10 बजे तक। फिर 10 से 11 बजे तक स्वाध्ययन करते थे बच्चे एक विषय को लेके। सुबह उठ के फिर उनको नाश्ता वगैरह कराना, फिर सुबह उनका थोड़ा संक्षिप्त, हाँ सुबह उनका फिर 1 घंटे पढ़ाना, और फिर डेली उनका टेस्ट लेना, और उसमें क्या कमी रहेगी तो वो सब करना। तो उसका वहाँ पे काफ़ी लाभ मिला वहाँ पे इस ढंग का। और मैं एकमात्र इस ढंग का प्रधानाचार्य था राजकीय विद्यालय में पूरे उत्तराखंड में जो मैंने इस ढंग का प्रयोग किया। अब विजय हम फिर से थोड़ा सा संग्रहालय की तरफ लौटते हैं कि अगर कोई तिवार संग्रहालय में आना चाहे जो उत्तरकाशी में है, हमारे दर्शकों को बताएं कि वो किस तरह से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो वहाँ तिवार संग्रहालय में आने के लिए, माना हम देहरादून से आते हैं या हरिद्वार से आते हैं तो हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से चंबा होते हुए उत्तरकाशी पहुंचा जा सकता है। और देहरादून से भी हम दूसरा रूट है, यहाँ से मसूरी से होते हुए, सुबाखोली से होते हुए
हम उत्तरकाशी बस अड्डे पे पहुँचे। तो बस अड्डे से केवल 300 मीटर की दूरी पे मुख्य शहर में, और वहाँ पे एक गोस्वामी गणेश दत्त विद्यालय, हनुमान चौक लगता है पहले, फिर या विश्वनाथ मंदिर से भी आ सकते हैं, तो वहाँ पे गणेश गोस्वामी स्कूल है, और उससे पोस्ट ऑफिस मुख्य डाकघर के एकदम विपरीत दिशा में मेरा संग्रहालय है। बाहर से दीवार है तो अपने आप दिखता है, भागीरथी नदी के तट पे है, वहाँ पे केदार मंदिर है, तो वहाँ पे आसानी से आया जा सकता है। और मैंने उसके कुछ वो कार्ड भी बनाए हैं, उसमें पीछे से मैंने उसका मैप भी दे रखा है ताकि लोग जो आएँ, वेबसाइट भी दे रखी है उस पर, तो वो लोग वहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं और उसका अवलोकन कर सकते हैं। आपके संग्रहालय में जो तमाम चीज़ें आज की हमारी युवा पीढ़ी इन सब चीज़ों से दूर जा चुकी है, मतलब बहुत सारे युवाओं को पता भी नहीं कि हमारे पीछे हमारी विरासत में क्या क्या था। क्या संदेश आप युवाओं के लिए देना चाहेंगे? मेरा भावी पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी के लिए और युवाओं के लिए ये संदेश है कि आपको अपना दिमाग, अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और अपना दिमाग हमेशा सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों में आपको अपना मन, अपना दिमाग लगाना चाहिए ताकि आप गलत रास्ते में न भटकें। आजकल का जो किशोर है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो उनका माँ बाप का असर कम और उनके दोस्तों का असर उन पे ज़्यादा होता है। और ये उम्र इस ढंग की है किशोरावस्था की, यदि आप किसी रचनात्मक और सृजनात्मक आपकी सोच है उस काम में लग जाते हैं तो आप जो गलत चीज़ें हैं और कुसंगति है उससे आप दूर हटते हैं। और मुझे एक याद आता है, सिर्फ एक कदम गलत उठा था राह शौक में, सिर्फ एक कदम गलत उठा था राह शौक में, तमाम उम्र भर में मंजिल तलाशता रहा, तमाम उम्र भर में मंजिल तलाशता रहा। और वो यदि उनकी रचनात्मक सृजनात्मक सोच होगी, इन चीज़ों के बारे में सोचे, हमारे पुराने लोग क्या करते थे, कैसे उन्होंने जीवन यापन किया, तो उनका परिश्रम की तरफ, मेहनत की तरफ, अच्छे कार्यों की तरफ उनका, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग थे तो वो कितना संयमित जीवन यापन करते थे, सादा जीवन यापन करते थे और किस ढंग से वो जो हमारे संसाधन थे उनका उपयोग करते थे। तो ये युवा पीढ़ी इन सकारात्मक कार्यों की ओर लगे और वे सही दिशा में आगे बढ़े। और मैंने कहा कि कभी कुसंगति में न फंसे और गलत दोस्तों का साथ न करें, तब उनका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपकी जो ये पूरी यात्रा है आपके सेवा काल से लेकर के और सेवानिवृत्ति के बाद में त्योहार बनाने का, इस बीच में एक पहलू छूट गया हमसे जी। वो पहलू ये कि आप साहसिक खेलों में के क्षेत्र में भी आपका योगदान रहा है। वो किस तरह से आज के नए युवाओं के लिए एक मैसेज आप देना चाहेंगे, साहसिक खेलों में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? मुझे ट्रैकिंग का बड़ा शौक़ रहा, भ्रमण किया, देश का भी भ्रमण किया, ट्रैकिंग का भी, पर जो मैंने एक अलग ढंग से की तो मेरे मन में विचार आया 1988 में खान अब्दुल गफ्फार खां की मृत्यु हुई थी और वो विद्यालय में, जब हम विद्यालय में गए तब मैं अध्यापक था राजकीय इंटर कॉलेज चिन्यालीसौड़ में, तो वो छुट्टी घोषित हो गई। तो मेरे दिमाग में एक विचार चल रहा था, मैंने कुछ एनसीसी के बच्चों को और एक फोटोग्राफर को बुलाया। सर्दी का महीना था, जनवरी की बात थी 1988 की, और वो फोटोग्राफर ने बोला कि भाई आप मेरे को नदी के किनारे क्यों ले जा रहे हैं? मैंने कहा यार कुछ काम है, पहले नहीं बताया, अपने घर में भी नहीं बताया, और चला गया। और मैंने नदी पैदल पार की, तैर के तो मैंने कई बार कर रखी गंगा नदी पार, पर सर्दियों में भी मैंने 1988 में नदी पार गया और नदी वापस आया। उसके बाद एक बार मैंने फिर उत्तरकाशी में नदी पार की पैदल बिना तैर करके, और एक बार मैंने गंगोत्री में की। तो 3 बार मैंने नदी तैर के तो कई बार करी है, पर पैदल भी चल करके बिना तैर के मैंने गंगा नदी को पार किया है। और सर्दी के मौसम में जब मैंने देखा बाद में कि पहले मैंने कोई अभ्यास नहीं किया था, तो पूरा शरीर वो ठंड से मेरा लाल हो गया था, पर क्योंकि मेरे मन में था कि वो थोड़ा सा बच्चे भी कुछ सीखें, अब मेरा अपना था कि मुझे थोड़ा साहसिक कार्य करना है, तो 3 बार मैंने गंगा नदी को पार किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। जी जी। और अब हम अगली बार एक अगले खास मेहमान के साथ फिर अपने इसी खास मुलाकात कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक आप देखते रहे दूरदर्शन उत्तराखंड, और आप दूरदर्शन उत्तराखंड को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।